Hello and welcome to Eve for Education. This channel is for all students preparing for CSS, PMS, or competitive exams. The channel benefits the history, politics, and social sciences students equally. So if you still need to subscribe to our channel, subscribe now and press the bell icon. Subscribe, click the bell icon for recent updates on the channel, and don't forget to share with your friends so they can also benefit from it. Thank you. Let's start our today's lecture now. वोकैबुलरी तैयार करने के लिए आपने डेली अपने लिए एक टारगेट सेट करना है। वो टारगेट सेटिंग हो सकती है एक वर्ड की, वो टारगेट हो सकता है 2 वर्ड का, वो टारगेट हो सकता है 3 वर्ड्स का। आपने वो फिर करना क्या, लेट से आप टारगेट सेट करते हैं अपने लिए 2 वर्ड्स डेली आपने नए याद करने हैं। अब आपने ये करना है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप कोई बुक पढ़ रहे हो, आप कोई नॉवल पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, वहां पे आपको कोई एक इंटरेस्टिंग वर्ड लगा जो कि अच्छा भी है और वो यूज करने में भी खूबसूरत लग रहा है। आपने उस वर्ड को अपने पास एक डायरी रखनी है, उसमें लिख लेना है और उस वर्ड की मीनिंग भी डिक्शनरी में देख लेने हैं, वो भी अपनी डायरी के वहीं पे लिख लेने हैं। फिर उसी दिन आपने दूसरा वर्ड भी देखा, वो 2 वर्ड्स आपने डायरी में लिख लिए। ये आपने आज के दिन ये काम किया। कल के दिन आपने क्या करना है, 1 मिनट रुके। कल के दिन आपने क्या करना है कि आपने कल के दिन नहीं, आज के ही दिन उन 2 वर्ड्स को जो आपने लिखे थे उनको अपने राइट अप में प्रैक्टिस करना है। रात को आप जो कुछ भी लिखने की प्रैक्टिस करते हो, प्रेसी लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, कोई आइडिया एक्सपेंड कर रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, लिखने की प्रैक्टिस डेली करनी चाहिए। उसमें कोई डायरी में लिखे उन 2 वर्ड्स को लिखने की। ये हो गया पहला काम आपका। फिर आ गया सुबह का दिन। सुबह आपने क्या करना है कि 2 नए वर्ड्स आपने सीखे, उन 2 नए वर्ड्स को आपने अपनी डायरी में लिख लिया, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस के वक्त जब आप राइट अप की प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपने करना है। तीसरे दिन आपने 2 नए प्रैक्टिस करते हुए आपने 6 वर्ड्स प्रैक्टिस करने हैं, 2 पहले दिन वाले, 2 दूसरे दिन वाले और 2 आज तीसरे दिन वाले। फिर चौथा दिन आ गया, इसी तरह सेम प्रोसीजर आपने रिपीट करना है, लेकिन प्रैक्टिस के वक्त आपके पास 8 वर्ड्स प्रैक्टिस करने के लिए होंगे। फिर इसी तरह 10 वर्ड्स होंगे फिर इसी तरह 12, फिर इसी तरह 14 और आपका एक वीक मुकम्मल हो गया। अब आपने इस एक वीक में जो पहले 2 वर्ड्स आपने पहले दिन लर्न किए थे उनको कितनी दफा, 7 दफा आपने रिपीट किया अपने राइट अप में, तो वो आपके सबकॉन्शियस हिस्से का परमानेंट हिस्सा बन जाएगा। जो उससे अगले 2 वर्ड्स थे उनको आपने 6 दफा प्रैक्टिस किया, उससे अगले वाले को 5, उससे अगले दफा 4, ये इस तरह आपका चल रहा। जब आए एक वीक आपका मुकम्मल हो गया, नेक्स्ट वीक से आपने फिर 2 पे आ जाना है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। हर वीक में आप 14 वर्ड्स नए सीखेंगे। उन 14 वर्ड्स को आप कई दफा मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे और बाय एंड ऑफ द ईयर जब आपका साल खत्म होता है तो आपके पास 365 एंड 365 यू विल हैव 300, 300, 600, 60, 60, 720, 730 वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी में नए ऐड हो चुके होंगे। कनेक्टर्स को यूज करने का कोई आसान तरीका बता दे। कनेक्टर्स बच्चे जितनी ज्यादा आप रीडिंग करेंगे, ये जो बुक रीडिंग होती है, उतना ज्यादा आप कनेक्टिविटी सीखेंगे, बिकॉज बुक्स में हमेशा वो पैराग्राफ्स और आइडियाज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और वो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन हमेशा वो लर्निंग पैटर्न के साथ सीख रहा होता है कि कैसे उस चीज को आपने अपने साथ प्रैक्टिस करनी है। सो रीडिंग बढ़ाएं तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर रीडिंग नहीं बढ़ानी तो उसके अलावा उसका कोई तरीका नहीं है। वोकैबुलरी तैयार करने की समझ आ गई है, 730 वर्ड्स एक साल में लर्न करने के तरीका। सिर्फ असद नहीं समझ आई है, बाकी फौत हो गए ना। वोकैबुलरी के लिए और कोई शॉर्टकट और कोई
जो है ना वो रॉकेट साइंस कोई नहीं है। डेस्कटॉप इसको साइड पे किया जाए, इसको इधर किया जाए। अच्छा, अब आते हैं हम लोग आज के लेक्चर की तरफ। वो लेक्चर है हमारा ओल्ड लैपटॉप डेस्कटॉप डाटा किधर है। कंपोजिशन के ऊपर कि आपने कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करना है। ये वो आपका क्वेश्चन है, आपकी प्रेसी, आपकी कॉम्प्रिहेंशन, आपकी ट्रांसलेशन। ये वो 3 क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज्यादा जिनके मार्क्स होते हैं। मतलब अराउंड 60 to 65 मार्क्स आपको सिर्फ इन 3 सवालों में मिलेंगे। इन 3 नहीं, 60 तो नहीं, 55 शायद। तो 55 मार्क्स को छोड़कर अक्सर अवाम क्या करती है, जो बाकी के 20 नंबर तो आपके चले गए, उसमें क्या उसे कहते हैं, वो जो शुरू में है सिनोनिम कॉम्प्रोनिम्स में, MCQs। हाँ 20 नंबर तो आपके उसके एमसीक्यूज में निकल गए। बाकी आपके पास बचे 20 निकल गए 45 में से, तो बाकी बचे आपके पास 25 मार्क्स। वो जो इसमें एनालॉजीज आ गई, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गए, इसमें करेक्शन आ गई, इसमें वो पेयर ऑफ वर्ड्स और इस तरह की सारी चीजें होगी। अब स्टूडेंट्स करते क्या है, पूरा साल इन छोटी चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, और जबकि ये छोटी चीजें वो चीजें जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब अनलिमिटेड पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ करेक्शंस हो सकती हैं। यू नेवर नाउ कि आपने प्रॉपरली परफॉर्म कर सकना उनमें या नहीं कर सकना, लेकिन आप टाइम ज्यादा उन पे स्पेंड करते हो। और ये जो क्वेश्चन है जिनमें नंबर भी ज्यादा है और जिनका असल आपका इम्तिहान है, उसके ऊपर स्टूडेंट्स फोकस ही नहीं करते। जब ये काम होता है तो फिर बेड़ा तर जाता है और समझ नहीं आती कि हमारे साथ हुआ क्या। अब जो कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक है, इसको सॉल्व करने के, कहीं पे चेहरा नूरानी हो जाता है, कहीं पे अब इधर देख के ओए 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 ऐसे लैपटॉप घुमाते जाओ, टोपी भी रख नूर ले बढ़ता सर। जा रहा है और इधर से इधर करते जाओ तो नूर कम होता जा रहा है। की चक्कर है, मुझे टेबल घुमाना पड़े। लाइट का इफेक्ट है। तो ये तो मुझे पहले क्यों नहीं समझ आई इस चीज की। मेरे टेबल घूम जा इधर, ये हुई ना बात। वाह जी वाह। अच्छा जी, सॉरी। आपके पास कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने की मेनली 2 टेक्निक्स हैं, और ये आप लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ खुद डिफाइन करनी है। लेकिन बेहतर यही है कि आप टेक्निक नंबर 2 अपनाएं। अब वो 2 टेक्निक्स क्या है? पहली टेक्निक है कि आप पहले क्वेश्चंस पढ़ें, उन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करें उसने पूछा क्या है, और फिर आप पैसेज में से उसको पढ़ के उसके जवाब ढूंढें। जबकि दूसरी टेक्निक क्या है, उसकी पूरे आइडिया को समझेंगे और फिर जब पूरी समझ आ जाए फिर आप आएंगे उसकी तरफ, क्वेश्चंस की तरफ। फिर क्वेश्चंस पढ़कर उसमें से फिर उसका जवाब ढूंढेंगे। अब टॉप टू बॉटम टेक्निक ये होती है कि आप पहले पैसेज पढ़ें और फिर क्वेश्चंस पढ़ें। एक बॉटम टू टॉप है कि पहले आप क्वेश्चंस पढ़ें और फिर आप पैसेज पढ़ें। आपने डिफाइन करना है कि आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा बेहतर किसमें। मेरे ख्याल से जब आप क्वेश्चंस पहले पढ़ रहे होते हो ना, तो आपका माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आप पहले उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हो, पैसेज को समझने की कोशिश नहीं करते। सो इन माय पर्सनल ओपिनियन आपने अपनी स्ट्रेंथ डिफाइन करनी है, लेकिन मेरे मुताबिक टॉप टू बॉटम अप्रोच ज्यादा बेहतर है, जिसमें आप पहले पैसेज को समझ लेंगे और फिर आप नीचे क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। अब कॉम्प्रिहेंशन, ट्रेसी और ट्रांसलेशन, ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके मार्क्स सबसे ज्यादा हैं, एंड एट द सेम टाइम यही वो 3 क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होता है। कॉम्प्रिहेंशन पे स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स ये समझते हैं यार इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील, जस्ट वो पैसेज ही है ना, 2 पैराग्राफ होंगे या 1 पैराग्राफ होगा, उसको समझ नहीं है उसमें कौन सी लंबी कहानी और सवालों के जवाब देने, तो हम इजीली कर लेंगे। इसकी टाइम मैनेजमेंट या इसकी प्रैक्टिस की जरूरत कोई नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता।
पेपर में जब आप जाते हैं आपका दिमाग आधा वैसे ही उड़ा हुआ होता है, तो आपको वो पैसेज की समझ ही नहीं आ रही होती, आपको उन क्वेश्चंस के प्रॉपर आंसर्स ही नहीं मिल रहे होते, या समटाइम्स वो आंसर बहुत लंबे हो रहे होते हैं जबकि आपने बड़ा प्रिसाइज टू द पॉइंट आंसर देना होता है। तो आपने करना क्या है, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पेपर अपना टाइम डिफाइन करके जाना है कि इतना टाइम मैंने इस चीज को देना है, इतना टाइम मैंने इसको देना है, इतना टाइम मैंने इसको देना है, और उसके अकॉर्डिंगली चलें। मेरे पर्सनल ओपिनियन के मुताबिक आपको प्रेसी ये कॉम्प्रिहेंशन और ट्रांसलेशन पहले सॉल्व कर लेनी चाहिए, बिकॉज समटाइम्स अगर एंड पे टाइम नहीं बचता और इस तरह का बड़ा क्वेश्चन आपको करना पड़ जाए, या आप टाइम प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाए और इस तरह का बड़ा क्वेश्चन करना पड़ा, तो वहां पे बेड़ा गर्क हो जाता है। जबकि अगर आपने इनको पहले सॉल्व कर लिया हो तो फिर आप इजीली बाकी चीजों में उनमें थोड़ा टाइम चाहिए होता है, आप उनको मैनेज कर सकते हैं। कितना, तीसरे नंबर पे आपका नॉलेज, आपकी रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स और आपकी टाइम मैनेजमेंट, इन तीनों चीजों का इम्तिहान आपका सीएसएस ले रहा होता है। कॉम्प्रिहेंशन में नॉलेज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे एनालॉजीज में आपको जब आपने उसको प्रैक्टिस किया तो आपको समझ आई कि यार ये तो सोखा काम नहीं है, वो टेक्निक तो बड़ी इजी है, इजीली बंदा रिजॉल्व कर लेता है उसको, लेकिन जब आपको वर्ड्स के मीनिंग्स ही नहीं आएंगे तो खाली टेक्निक का आपने क्या करना है। सो इसी तरह कॉम्प्रिहेंशन में नॉलेज आपका मैटर करता है। नॉलेज कैसे मैटर करता है, जितने आप वेल रेड होंगे उतना आपकी जो है ना चीजों को परसीव करना, चीजों को अंडरस्टैंड करना, किसी पैसेज के मीनिंग तक पहुंचना, उसकी गहराई तक पहुंचना, उतना आपके लिए इजी होगा। जितनी आपकी रीडिंग एबिलिटीज कमजोर होंगी उतना आपका इसको समझना मुश्किल हो जाएगा। सो नॉलेज, फिर आपकी राइटिंग स्किल्स के कितना खूबसूरती से लिखते हो आप में से एक स्टूडेंट है, मुझे अब उसका नाम नहीं याद आ रहा, मैंने उसको मेंशन भी किया था कि आप अपनी राइटिंग के ऊपर फोकस करें। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपकी राइटिंग खूबसूरत नहीं है लेकिन आपने उसको प्रेजेंट इतने अच्छे अंदाज से करते हो, उसमें स्पेस ज्यादा रखते हो वर्ड्स में और कोशिश करते हो उनको खूबसूरत लिखने की, चाहे मेरी तरह राइटिंग का बेड़ा ही तरा हुआ हो, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए कि आपकी प्रेजेंटेशन खूबसूरत हो जाए, और टाइम को आपने मैनेज करना है। प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करें कॉम्प्रिहेंशन की, ट्रांसलेशन की और प्रेसिस की जितनी आप कर सकते हैं। और उसका बेस्ट मेथोडोलॉजी मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रेसी को बेस्ट जज करने का तरीका यह है, आपके पास जो भी पढ़ा लिखा बंदा है उसको दिखाओ, अगर उसको उसके ज़हन में वही मीनिंग आए जो आपने उसका सेंट्रल आइडिया थीम समझा हुआ है, जो आपने लिखा है, तो फिर आपकी प्रेसी पास है। और अगर उसको समझ नहीं आ रही आपने क्या लिखा है, फिर आपकी प्रेसी फेल है। इसी तरह ट्रांसलेशन तो इजी होती है, उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस भी इसी तरह आपने करनी है। क्वेश्चंस लिख के उनके नीचे आंसर लिख के, किसी को भी बोले ओरिजिनल पैसेज पढ़ के आपको ये देखे कि आपके जवाब किस हद तक रेलिवेंट है, किस हद तक बेहतर है। फिर इसी में मैंने एक पॉइंट रखा हुआ था वोकैबुलरी इंप्रूव करने का। वोकैबुलरी अच्छी होगी तो आप प्रेसी को भी समझ सकेंगे, तो आप एनालॉजीज को समझ सकेंगे, तो आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स अच्छे सॉल्व हो जाएंगे, तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी सॉल्व हो जाएगी। अगर वोकैबुलरी अच्छी नहीं है तो ये चारों क्वेश्चंस आपके इतने अच्छे तरीके से बेहतर नहीं होंगे। सो वोकैबुलरी इंप्रूव करने में मैंने पहले बता तो दिया कि आप 2 वर्ड्स डेली करें, लेकिन वो 2 वर्ड्स कहां से करने हैं, एनीथिंग एट ऑल। अपने आप को इंग्लिश में इमर्स करके रखिए, आप नॉवेल्स पढ़िए, कॉमिक बुक्स पढ़िए, टेक्स्ट बुक्स पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, स्टोरीज पढ़िए, एडल्ट बुक्स पढ़िए, जो कुछ पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ें, जो आपको पसंद है वो पढ़ें। सिर्फ अपने आप को रीडिंग की आदत डालिए, जितना ज्यादा रीड करेंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे, उतना आपके लिए ठीक है। और अपने पास वो नोटबुक रखें, वो 2 वर्ड्स डेली लर्न करते जाएं। अब वो 2 वर्ड्स का मैंने स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि मैं जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, 3 करूंगा 4 करूंगा तो मैं अपनी वो जो है ना तसलसल कायम नहीं रख सकूंगा। आप अगर 3 कर सकते हैं 3 कीजिए, अगर आप 2 भी नहीं कर सकते 1 लाजमी कीजिए। फिर जब आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे हो तो आपने अपने हाथ में पेन भी रखना है। पेन, आईज एंड ब्रेन, इन तीनों की कोलैबोरेशन के साथ जो चीज आप रीड करेंगे वो उतनी बेहतर आपका ब्रेन अंडरस्टैंड करेगा।
हम लोग अक्सर चीज को रीड कर रहे होते हैं लेकिन अपनी उंगली यूज नहीं कर। बचपन में आप लोगों को याद हो जब हम लोग पारा पढ़ते थे, कुरान पाक पढ़ते थे, तो हमें जो भी पढ़ा रहा होता था, वो पेरेंट्स हो, कारी साहब हो, जो भी हो, वो हमेशा कहते थे जो पढ़ रहे हो उसके ऊपर उंगली भी रखो। उसका मतलब क्या होता है कि योर ब्रेन, योर आईज एंड योर फिंगर, एनी बॉडी पार्ट ऑफ योर बॉडी, अगर जब ये तीनों इन कोलैबोरेशन वर्क करें तो आपकी परसेप्शन एक्सट्रीम पे होती है। इन तीनों में से किसी एक को भी हटा दें, ब्रेन आपका वहां पे नहीं है, यानी कि आपकी अटेंशन नहीं है, आप देख नहीं रहे उस चीज को, आप की उंगली नहीं है उसके ऊपर, तो आपकी परसेप्शन कम होती जाएगी। सो बेहतर ये है जब भी आप रीड आउट कर रहे हो तो अपनी उंगली के साथ, अपनी पेन के साथ उसको कोलैबोरेशन के साथ वर्क करें और उस तरह पढ़ते जाएं। फिर कोशिश करें जब आप कंप्रीहेंशन सॉल्व करें, एक काम किया करें कंप्रीहेंशन की प्रैक्टिस के लिए, कोई भी एक पैसेज उठाएं, कि अपने पास जो भी कोई पढ़ा लिखा बंदा है उसको वो दिखाइए, उसको बोले इसमें से 5 सवाल मुझे बना दो। अब जो बंदा उसको रीड करके उसमें से सवाल बनाएगा ना, उसके ज़हन में पहले से ही उसके जवाब मौजूद होंगे। आपके जवाब उसके ज़हन में मौजूद जवाबों के कितने करीब है वो डिसाइड करेगा कि आपने कितना अच्छा उसको परसीव करके जवाब दिया। और इसके लिए आपने कोशिश क्या करना है, वोकैबुलरी तो इंप्रूव करनी है, जितनी ज्यादा आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर सकें वो करें, और डिफरेंट फील्ड्स ऑफ नॉलेज से आप प्रैक्टिस करें। कोई साइंस की किताब से ले लें, कोई आर्ट्स की किताब से ले लें, कोई लिटरेचर से ले लें, कोई पॉलिटिक्स से ले लें, इकोनॉमिक्स से ले लें, डिफरेंट फील्ड्स ऑफ नॉलेज से आप कोई ना कोई पैराग्राफ ले लें, उसमें से क्वेश्चंस बनाएं, किसी दूसरे बंदे को बोलें वो क्वेश्चन बनाए और उनको सॉल्व करके उसको चेक करवाएं। यहां तक आप लोगों को समझ आ रही है? जी सर। ठीक हो गया। जब भी आप पढ़ रहे हैं, ये भी असूल ज़हन में रख लें, आप जब भी पढ़ रहे हो हमेशा, अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं सर फोकस नहीं रहता, ऑलवेज स्टडी फॉर 45 मिनट्स, देन टेक अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स, टोटल घंटा हो गया, देन स्टार्ट रीडिंग अगेन। अब रीडिंग राइटिंग जो भी आप कर रहे हो, अब वो जो 15 मिनट की आपने ब्रेक ली है, उस 15 मिनट की ब्रेक में उसको स्ट्रिक्टली 15 मिनट ही रखना है, लेकिन उस 15 मिनट की ब्रेक में डू वट एवर यू लव टू डू। आपको पबजी खेलना पसंद है, 15 मिनट की गेम लगा लो, पबजी खेल लो। आपको व्हाट्सएप यूज करना पसंद है, 15 मिनट का अलार्म लगा के व्हाट्सएप यूज कर लो। आप ट्विटर पे जाते हो, फेसबुक पे जाते हो, दोस्तों के साथ गपशप लगाते हो, कॉल पे बात करनी है, वॉट एवर यू लव टू डू, चाय पीनी पसंद है, उन 15 मिनट में वो काम कीजिए जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। फिर दोबारा पढ़ना शुरू कीजिए, 45 मिनट्स पढ़िए, अगेन 15 मिनट ब्रेक। जब आप 3 घंटे इकट्ठा पढ़ते हैं, और तो साइकोलॉजी ये कहती है कि ह्यूमन ब्रेन की जो कॉम्प्रिहेंडिंग पावर है वो मैक्सिमम 45 मिनट्स तक फोकस्ड रहकर आपको कॉम्प्रिहेंड कर रही होती है, उसके बाद वो ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। आप चीजें पढ़ तो रहे होते हो लेकिन आपके पल्ले कुछ नहीं पढ़ रहा होता, या वो कम पल्ले पढ़ रहा होता है। सो आपने करना क्या है, 45 मिनट्स एंड 50 मिनट्स, ये स्ट्रिक्ट अपना रखना है। अजमेर बच्चे होता ये है कि आप जिस लेवल पर है ना, अब आपको ये बच्चों वाली हरकतें छोड़नी पड़ेंगी, अपने आप को वो थोड़ा सा मुनज़्ज़म, थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि भाई मैंने बेगैरतियां छोड़नी है और तवज्जो से अच्छे तरीके से इंसानों की तरफ पढ़ना है। जी अहमद पूछे, क्या सवाल है? मुझे कब सवाल पूछा आपने ग्रुप में जो मैंने जवाब नहीं दिया? बल्कि ग्रुप में आप लोगों का इलाज है। होता क्या है भला कि 90 मैसेज आए हुए होते हैं मुझे, उनमें से 80 मैसेज किसी काम के नहीं होते, बल्कि 89 मैसेजेस किसी काम के नहीं होते, और एक मैसेज जो कोई सवाल का होता है, तो वो सारे के सारे गड़ूंद हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि ग्रुप में गप्पे ना लगाया करें। वो मैं सारी चैट को ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा सा उसमें नजर मारता हूँ, कोई काम की चीज
तो नहीं है, तो ऊपर चला जाता है। एंड वाला आपका सवाल ही ना हो तो फिर एंड वाला तो गप्पे चल रही हो फिर। मुझे ग्रुप में मैसेज आया अहमद आपका, मेंशन भी करते हो अगेन, वही ना कि वो कंटिन्यूस चैट में चला जाता है। हाँ, पर्सनल भेज दिया करें, मैं जवाब दे दिया करूंगा। अच्छा, तो आपने अपनी जो है ना तवज्जो, उसके लिए ये ट्रिक आप अपना सकते हैं। जब आप कंप्रीहेंशन सॉल्व कर रहे होते हैं, फर्ज करें आप कुछ सीएसएस की कंप्रीहेंशन सॉल्व कर रहे हैं, पीएमएस की कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये मत कीजिए कि ईच एंड एवरी वर्ड का आपको मीनिंग आना चाहिए उसमें। समटाइम्स मेरे साथ भी, बड़े बड़े उस्तादों के साथ भी ऐसा हो जाता है, कोई एक आध वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी समझ नहीं आती कि इनका मतलब क्या है। तो वहां पे आपको अटक नहीं जाना चाहिए, आप उसको कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि उसका मतलब क्या बन रहा है, उसके ऊपर क्या बात हो रही है, उससे नीचे क्या बात हो रही है, उससे रफ अट्टा सट्टा लगाने की कोशिश करें, उसको अंडरलाइन कर लें। और जब आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लें तो बाद में देखें, अपने डिक्शनरी में उसको देख लें और आप ये देखिए कि आपका अट्टा सट्टा कितना उसके करीब था। इस तरह आप लर्न भी करेंगे, नया वर्ड भी आपकी वोकैबुलरी में ऐड हो जाएगा और आप इजीली कर लेंगे। मैं ये दो तीन आपके चीजें रह गई वो बता दूं, उसके बाद क्वेश्चन पूछें। फिर जब आप कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हो, तो you're not supposed to do criticism, you're not supposed to make any conclusions, you're not supposed to take any decisions। जितना उसने पूछा है सिर्फ उतना उसको जवाब दे दीजिए। अगरचे मतलब जिस चीज के बारे में वो बात कर रहा है, लेट्स से दैट पर्सन इज टॉकिंग अबाउट एनवायरनमेंट, ठीक है, और आपने एमएस किया हुआ एनवायरमेंटल साइंस में, स्टिल जितना उसने पूछा उतना ही जवाब दीजिए। अपनी तरफ से यू आर नॉट सपोज्ड टू ऐड अप एनीथिंग फ्रॉम योर ओन साइड। जितनी इंफॉर्मेशन ओरिजिनल पैसेज में दी हुई है सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन के साथ आप जवाब देंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी जवाब नहीं होगा। इसमें कोई मैक्सिमम और मिनिमम लेंथ नहीं होती। आपने चीज सिर्फ ये ज़हन में रखना है कि जो सवाल उसने पूछा है वो आपने जवाब उसका दे दिया या नहीं दिया। उसके सवाल का एडिक्वेट आंसर होना चाहिए। वो शॉर्ट भी हो सकता है, वो लॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली आपने कोशिश करनी है कि उसको बिला वजह इलोंगेट ना करें, कुछ भी इस तरह की चीजें ना लिखें जो आपका फोकस भी डाइवर्ट कर रही हो और उसका फोकस भी डाइवर्ट करें। कोशिश करें कि आप अपने जवाब जो है, जो आपके आंसर्स होंगे, वो फ्रेज ऑफ द क्वेश्चन से शुरू करें। फॉर एग्जांपल उसका क्वेश्चन था, व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर इज द कॉज ऑफ मिजरी इन पाकिस्तान, ठीक है, तो आपका जवाब इस तरह होगा, अकॉर्डिंग टू ऑथर द कॉज ऑफ मिजरी इन पाकिस्तान इज, आगे आप उसका जवाब दे देंगे, ठीक है। इसको कहते हैं फ्रेज ऑफ द क्वेश्चन। जो जिस तरह उसने सवाल किया था उसकी फ्रेज को यूज करके अपना आप जवाब देंगे। फिर your answers are supposed to be given in the sentence in which, in the tense in which the question is asked। अगर क्वेश्चन पास्ट टेंस में है तो आपका आंसर पास्ट टेंस में होगा, अगर क्वेश्चन प्रेजेंट में है आपका आंसर प्रेजेंट में होगा, अगर क्वेश्चन फ्यूचर का है आपका आंसर भी फ्यूचर का होगा। ये चीज आपने लाजमी ज़हन में रखनी है। आपने पैसेज के टेंस को भूल जाना है, क्वेश्चन के टेंस को ज़हन में रखना है, और हमेशा कोशिश करें कि आप थर्ड पर्सन में अपनी कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करें। अब अगर कोई क्वेश्चन है आपके ज़हन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। And this was all about today's lecture. See you next time. And remember to like the video, subscribe to the channel, and press the bell icon for the latest updates. And share it with your friends. You can also contact us via the email address mentioned on the screen. Thank you.